प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव का जो पार्ट 2 भाग है क्लास 10 का। अ, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था मॉडल पेपर का सब्जेक्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सारा हम हल किए थे। मॉडल पेपर का आज हम पढ़ेंगे सारा सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। ये मॉडल पेपर क्लास जेसीईआरटी के द्वारा जारी की गई है। क्लास 10 के जो विद्यार्थी हैं, जो 2026 में जो परीक्षा देने वाले हैं क्लास 10 के विद्यार्थी, क्लास 10 के जो भी विद्यार्थी हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है? क्लास 10 के जो भी विद्यार्थी हैं, ठीक है? आइए हम शुरू करते हैं, बिना समय गँवाए शुरू करते हैं हम। देखिए, ये वर्णनात्मक प्रश्न है, तो खंड क हम पढ़ चुके हैं, आज खंड ख से शुरू करेंगे। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है? देखिए, प्रश्न नंबर 31 है, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? जब उद्धव आए थे गोपियों को शिक्षा देने, तो गोपियों ने उनसे कहा, योग की शिक्षा हमें ना दें, कैसे लोगों को देने की बात कही, ठीक है? आइए उत्तर देखते हैं। गोपियों ने उद्धव से कहा कि योग की शिक्षा उन लोगों को दो जो सांसारिक मोह माया में नहीं फंसे हैं, क्योंकि वे स्वयं भगवान के प्रेम में लीन हैं। गोपियाँ कह रही थी कि हम तो भगवान के प्रेम में लीन हैं, हमें क्यों दे रहे हो शिक्षा? वैसे लोगों को दो जो सांसारिक मोह माया में नहीं फँसे हैं, ठीक है? जो मोह माया हम तो उसमें मलीन हैं, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है नेताजी का चश्मा में मूर्ति के निर्माता का क्या नाम था? ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा नेताजी का चश्मा पाठ में मूर्ति के निर्माता का नाम श्री अय्यर था, ठीक है? देखिए ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है? VST मतलब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है? मतलब इसमें कि आपको उत्तर देना है, एक लाइन में लिखना है, ठीक है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है 33 नंबर, लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान कौन-कौन से वृक्ष देखे? ठीक है? देखिए, लेखक ने युमथांग की यात्रा के दौरान देवदार, बुरांश, चीड़ के वृक्ष देखे, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, कवि को बादल कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है? ठीक है? कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है? ठीक है? उत्तर देखते हैं, कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए इसलिए कह रहा है ताकि धरती की प्यास बुझ सके और किसानों को राहत मिले, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की थी? तो उत्तर हो जाएगा इसका, नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को खीरा देने की पेशकश की थी, ठीक है? जो कि लेखक ने मना कर दिया, तो नवाब जो साहब थे उन्होंने भी खीरे पे नमक छिड़का, उसे सूंघा और खिड़की से फेंक दिया, वो भी नहीं खाए, ठीक है? मतलब नवाबी अंदाज, नवाबी ठाठ, ठीक है? चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने कहाँ जाते थे? ठीक है? उत्तर हो जाएगा, बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने बालाजी मंदिर के नौबत खाने में जाते थे, ठीक है? चलिए 37 नंबर प्रश्न है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम था? तो लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का नाम क्या था? सुशीला था, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, ऐसा आप लोग को लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में से, एक लाइन करके उत्तर लिखिएगा, ठीक है? ऐसे लिखा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? अगला प्रश्न है, गीत के अंतरे से भटकने वाले गायक को कौन सँभालता है? तो गीत के अंतरे से भटकने वाले को संगतकार सँभालता है, ठीक है? वैसे लिख दीजिएगा आप एक लाइन में, कि गीत के अंतरे से भटकने वाले को संगतकार सँभालता है, हम सिर्फ संगतकार लिख दिए हैं, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अब आ जाते हैं हम लोग खंड ग पर, ठीक है? इसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब उससे थोड़ा बड़ा, ठीक है? खंड ग पर लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। प्रश्न है, माता का आँचल पाठ में बैजू और बच्चों ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया? उसका क्या परिणाम हुआ? देखिए, माता का आँचल पाठ में बैजू और बच्चों ने गाँव के बुजुर्ग मूसन तिवारी को चिढ़ाया, क्योंकि बैजू बड़ा ढीठ लड़का था, वे वृद्ध थे और उनको कम दिखाई देता था। और बैजू उनको चिढ़ाकर बोला बोला कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, ठीक है? इस तरह से उसे कह के चिढ़ाया करता था ये लोग, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या-क्या विशेषताएँ बताई? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई हैं।
पहला हो जाएगा पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे इसको। पहला नंबर देंगे लक्ष्मण कहते हैं सूरवीर युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। दूसरा पॉइंट देंगे अपनी बड़ाई खुद अपने से नहीं करते। तीसरा पॉइंट देंगे शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर अपनी प्रशंसा करने के बजाय अपनी वीरता दिखाने में विश्वास करते हैं। ठीक है, जो वीर योद्धा होते हैं वो। ठीक है, चौथा पॉइंट है जो वीर योद्धा होते हैं उनमें धैर्य और क्षमा भी भरपूर होता है। ठीक है, इसे आप लोग इसी टाइप से पॉइंट वाइज लिखिएगा तो अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर। पान वाले और हवलदार साहब की सोच में क्या अंतर था, स्पष्ट करें। ठीक है, देखिए उत्तर हो जाएगा पान वाले और हवलदार साहब की सोच में काफी अंतर था। पान वाले की सोच संकीर्ण है, मतलब छोटा सोच है। वह दूसरों का उपहास करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, इसीलिए तो वह चश्मे वाले को गरीब, हठीहाल, बूढ़ा और लंगड़े के रूप में देखता था, जबकि हवलदार साहब कैप्टन को महान और सच्चे भक्त के रूप में देखते थे, जो देश और देश के लिए जान देने वालों का सम्मान करता था। पान वाले के लिए वह सनकी, जबकि हवलदार साहब के लिए वह सच्चा देशभक्त था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न में है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। ठीक है, चलिए उत्तर देखते हैं। फागुन का सौंदर्य अत्यधिक आकर्षक होता है। पेड़ और पौधों में नई नई पत्तियां, नए नए फूल लगे रहते हैं। चारों तरफ धरती में प्रकृति का सुंदर रूप नजर आता है। यही कारण है कि कवि इसके रूप सौंदर्य में मोहित हो गया और इसकी सुंदरता से कवि की आंख हट नहीं रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न है झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतुक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। ठीक है, चलिए देखिए उत्तर देखते हैं। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक मतलब गंगटोक शहर लेखिका में इस कदर सम्मोहन जगा रहा था कि उन जादू भरे क्षणों में लेखिका का सब कुछ स्थगित था, मतलब सब कुछ रुक गया था। उनके भीतर बाहर सिर्फ शून्य हो गया था, शून्य था। चेतना के इस स्तर पर पहुंचकर उन्हें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हुई, उन्हें बहुत ज्यादा सुखों की प्राप्ति हुई। ठीक है, चलिए अगला आते हैं हम लोग लखनवी पाठ का प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने मुख्यतः किस पर व्यंग किया है। ठीक है, व्यंग मतलब होता है तंज कसना, कमेंट पास करना। ठीक है, देखिए उत्तर हो जाएगा लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग किया है। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से दिखावटी और बनावटी जीवन जीने वाले लोगों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने देखा कि नवाबी नस्ल के उस व्यक्ति ने खीरे के फांकों को सूंघकर फेंक दिया। यह केवल लेखक को दिखाने के लिए था। ठीक है, दिखावटी अंदाज था, मतलब लखनवी अंदाज दिखावटी अंदाज था। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। ठीक है, देखिए उत्तर देखते हैं। लेखक ने अपनी जापान यात्रा के समय एक पत्थर में मानव की छवि देखी थी। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण यह जान गए कि विस्फोट के समय पत्थर के पास कोई व्यक्ति खड़ा होगा। विस्फोट से निकले पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बना दिया और पत्थर को जला दिया। ठीक है, इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को हिला दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। ठीक है, मतलब उसे एहसास हुआ। ठीक है, उस पल का कैसा बीता होगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ठीक है, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ठीक है, आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा राजनीति, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। राजनीति में नेता के पीछे चलने वाले कई लोग होते हैं। ऐसे ही लोग उस नेता की ताकत एवं पहचान होते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में सामाजिक अगुआ के पीछे चलने वाले कई लोग होते हैं, लेकिन मुख्य पहचान आगे रहने वाले लोगों को ही मिलता है। ठीक है, ऐसे लोग भले ही उनका महत्व बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन्हें पहचान दिलाने वाला कोई नहीं है, बस पीछे ही रह जाते हैं वो लोग। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या है आपके क्षेत्र में बार बार बिजली कटती है जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस समस्या के समाधान हेतु विद्युत विभाग के अधीक्षण
अभियंता को आवेदन पत्र लिखिए। चलिए, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। सेवा में श्रीमान विद्युत अध्यक्ष अभियंता, जगह का नीचे जगह का नाम दीजिएगा महाशय करके, और विषय बनाइएगा। ठीक है, विषय बनाइएगा बार-बार बिजली कटने से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होने के संबंध में। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखिएगा। राइटिंग स्किल है। चलिए हम अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, मतलब बड़ा लिखना है। ठीक है, खंड घ में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, खंड घ में हम लोग पहुंच चुके हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, चलिए देखिए इसका क्या है। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, देखिए उत्तर देखते हैं। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र 60 से ऊपर थी। बाल पके हुए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जुट नहीं थी। ठीक है, मतलब लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, जटा और जुट भी नहीं थी, किंतु चेहरे पर सफेद दाढ़ी जगमगाती रहती थी। ठीक है, कपड़े काफी कम पहना करते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र, सिर पर कबीरपंथियों सी टोपी पहनते थे। जाड़े के समय में काली कमली ओढ़ा करते थे और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगा रहता था। ठीक है, गले में तुलसी की माला बंधी रहती थी। हर एक अवसर पर कबीर के पदों को हाथों में खंजरी लिए गाया करते थे। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व भक्ति भाव में डूबे गायक भक्त की तरह था। उनके लिए भगवान भजन जीवन का आधार था। उनके गीतों को सुनने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। संग संग गीतों को गुनगुनाते और ताल पर नृत्य करने लगते थे। इस प्रकार वह एक सशक्त व्यक्तित्व एवं स्पष्ट चरित्र के मालिक थे। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन करते जाइएगा, और हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 49वां प्रश्न है। आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, देखिए उत्तर देखते हैं। इस कविता को पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं हमारे सामने आती है। ठीक है, पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट देंगे, प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्ति वाले मनुष्य थे। वे दिखावा नहीं करते थे। उनके मित्रों ने उनके साथ धोखा किया था, परंतु फिर भी वे भोलेपन में जीते रहे। दूसरा पॉइंट है, वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों में बांटना नहीं चाहते थे। अपनी समस्याओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत कर वे स्वयं को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, प्रसाद जी स्वयं को दुर्बलताओं से भरा सरल दुर्बल व्यक्ति कहना उचित उनकी विनम्रता को प्रकट करता है। ठीक है, प्रसाद जी का स्वयं को दुर्बलताओं से भरा सरल दुर्बल व्यक्ति कहना उनकी विनम्रता को प्रकट करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न, मनु भंडारी ने अपनी माँ के किन गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में की है। ठीक है, चलिए मतलब की है। ठीक है, चलिए देखिए उत्तर देखते हैं। मनु भंडारी की माँ मनु भंडारी की माँ के अंदर धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी। वे पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा और ना कुछ चाहा। मनु भंडारी ने अपनी माँ की इन्हीं त्याग, सहिष्णुता एवं सहनशील आदि गुणों की चर्चा अपने आत्मकथा में की है। ठीक है, चलिए सब नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और मॉडल पेपर जो है एक बार डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 51 नंबर प्रश्न है। ये भी जो रचनात्मक लेखन से है। मतलब इसमें एक बिंदु आपको संकेत बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखना है। चाहे आप पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर लिखिए या फिर डिजिटल शिक्षा का महत्व पर लिखिए। ठीक है, आपका ये संकेत बिंदु सामने है। इस प्रकार से इसकी सहायता से मतलब इस बिंदु का आपको उसमें वर्णन होना चाहिए। ठीक है, आप पॉइंट वाइज लिखिए, चाहे उसी में वर्णन कर दीजिए। पॉइंट वाइज लिखिएगा, ये पॉइंट देखे तो और अच्छी बात है। ठीक है, इसमें लिखिएगा। अब आते हैं हम लोग 52 नंबर प्रश्न, जो कि इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, देखिए 52 नंबर प्रश्न है कि इसको क्या है, इसका भाव स्पष्ट करना है। कविता है का पंक्ति दिया हुआ है। देखिए तो इसमें से किसी एक का भाव स्पष्ट करना, चाहे क करिए चाहे ख करिए, तो हम दोनों आपको बता देते हैं, आपको जो इच्छा लगे अच्छा लगे।
ठीक है, एग्ज़ाम में आपको इसी प्रकार से 2 ऑप्शन रहेंगे, आपको जो आपसे बनता है, आपको जो लग रहा हो कि आप सबसे अच्छा तरीके से आप जिसको लिख सकते हैं, उसे आप लिखिएगा, ठीक है? चलिए देखिए इसको हम पहले पढ़ते हैं, इसको फिर बताते हैं आपके सामने देखिए। लखन कहा हँसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन लखन मतलब लक्ष्मण ने कहा परशुराम से कि हे देव सब धनुष तो एक समान होता है, ठीक है? का क्षति लाभु जनु धनु तोरे मतलब क्या क्षति हो गया आपको, क्या हानि हो गया, ठीक है? देखा राम नयन के भोरे, ठीक है? देखिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है ये पंक्ति, बहुत ही सुंदर पंक्ति ये जो है रामचरितमानस से लिया गया है। चलिए देखिए, लेखक इसके तुलसीदास हैं, ठीक है? ये सब मेंशन कर दीजिएगा इसमें जब उत्तर लिखिएगा। देखिए इसमें क्या है लक्ष्मण की इन पंक्तियों में भाव यह है कि उन्होंने परशुराम को व्यंग्यपूर्वक समझाया है कि सभी धनुष उनके लिए एक समान है और श्री राम ने इसे नया समझकर ही छुआ था, जिसके कारण वह छूते ही टूट गया, ठीक है? इसमें श्री राम यहाँ रांका लिखा गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं, इसलिए वह अनावश्यक क्रोध ना करें। यह पंक्तियों के प्रति निष्ठा को दर्शाती है, ठीक है? यह पंक्तियां लक्ष्मण के हाथ से बुद्धि और राम के प्रति निष्ठा को दर्शाती है। ये लाइन यहाँ नहीं होगा, यहाँ से होगा, ठीक है? चलिए, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ख नंबर प्रश्न है, कविता है, ये अट नहीं रही कविता का है, ठीक है? विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन आए, अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा, जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ठीक है, देखिए इस कविता का भाव यह है कि भीषण गर्मी और दुखों से पूरी दुनिया व्याकुल और बेचैन है। ऐसे में कवि अज्ञात दिशा से आ रहे बादलों से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे गर्जना करें और घनघोर वर्षा करके इस तपती धरती को शीतल और शांत कर दें। यह गर्मी के साथ साथ सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने की मार्मिक पुकार है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमारा ये सेशन आज का खत्म हो गया और इसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। हमारा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, VVI प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।